हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी लूप। ये हमारी सीरीज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का लास्ट वीडियो है। सो गाइस, अगर मैं आपको कहूँ कि जैसा आज आप प्रेजेंट डे अर्थ को जानते हैं या देखी है आपने पिक्चर्स उसकी उसकी पहले की पिक्चर इससे बहुत ज़्यादा अलग थी। इनिशियली अर्थ जो थी वो सिर्फ एक बेरन रॉकी और बहुत ही गर्म ऑब्जेक्ट था सोलर सिस्टम में या हमारे स्पेस में घूमता हुआ, जिसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा थिन था। और ये जो प्रेजेंट डे पिक्चर में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है अर्थ का, इसने 4600 मिलियन ईयर्स लिए ट्रांसफॉर्म होने में। जी हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये बात। तो समझने वाली बात ये है कि ऑब्वियसली इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे कुछ ना कुछ प्रोसेस रहे होंगे। तो आज हम उन्हीं प्रोसेस को समझने की कोशिश करने वाले हैं और एक अटेम्प्ट देने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अनफोल्ड करने का। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के लिथोस्फीयर के बारे में। जो हमारा सॉलिड सरफेस है उसके बारे में बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो अर्थ का जो लिथोस्फीयर था, जो हमारे पहले का पूरा सरफेस था, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। इसकी वजह क्या थी कि डेंसिटी इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी हमारे यहाँ पे। डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर जो था अर्थ का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इसी के चलते जो मटेरियल था वो अब डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होना शुरू हो चुका था। अब डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होने का मतलब क्या है कि भारी मटेरियल जितने भी थे मेटल से, जैसे कि आयरन हो गया, वो सारे कोर की तरफ सिंक होना शुरू हो चुके थे। और जो लाइट मटेरियल थे या लाइट मेटल्स थे वो सारे क्रस्ट की तरफ आना शुरू हो चुके थे। उसके बाद ये जो जितने मटेरियल थे सेटल होने के बाद सॉलिडिफाई होना शुरू हो चुके थे। और सॉलिडिफाई होने के बाद इन्हीं ने अर्थ के जो अलग अलग लेयर्स थी उनको बनाया। और ये जितना भी प्रोसेस चल रहा था जिसकी वजह से अलग अलग लेयर्स में अर्थ बढ़ रहा था, इसको कहा गया डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। सो उसके बाद अगर हम बात करें अर्थ के लेयर्स के बारे में, तो आपको पता ही है अलग अलग लेयर्स रहती हैं अर्थ की, कोर, क्रस्ट एंड देन सरफेस है इसका क्रस्ट। तो जब आप क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं तो अर्थ के अंदर डेंसिटी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट एक जो हमने पढ़ा था एक इवेंट बिग स्प्लैट के बारे में, आपको याद होगा। तो बिग स्प्लैट का जो इवेंट हुआ था उसने अर्थ को और ज़्यादा हीटअप कर दिया था। अब इस हीटअप होने की वजह से जितना भी अर्थ का अब मटेरियल था वो स्प्लिट होना शुरू हो चुका था अलग अलग लेयर्स के अंदर। सो ये थी कहानी हमारी लिथोस्फीयर की। आई होप ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। सो नेक्स्ट अगर हम अब बात करें अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, तो आपको जान के हैरानी होगी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो था हमेशा से ऐसा था ही नहीं। मतलब कि ऑब्वियसली पूरे अर्थ के ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो उसका एटमॉस्फेयर में भी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा। तो ये भी पूरा एक प्रोसेस रहा था अपने आप में। तो, जो आपका एटमॉस्फेयर था उसके एवोल्यूशन में और साथ ही साथ हाइड्रोस्फीयर के एवोल्यूशन में। तो ये जितना भी प्रोसेस रहा था आपके एवोल्यूशन का, ये पूरा हुआ था कुल 3 स्टेजेस के अंदर। 3 स्टेजेस के अंदर ये पूरा प्रोसेस पूरा हुआ था। सो पहले स्टेज की अगर हम बात करें, तो पहले स्टेज के अंदर जितना भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम था, वो सोलर विंड्स के कारण स्ट्रिप ऑफ हो चुका था, मतलब हट चुका था अर्थ के एटमॉस्फेयर से। एंड सेकेंड स्टेज के अंदर जो गैसेस थी अब वो कूल होना शुरू हो चुकी थी और वेपर्स भी जो थे अब रिलीज होना शुरू हो चुके थे अर्थ के इंटीरियर के कारण। और ये जो प्रोसेस था जिसके अंदर हमारी गैसेस और वेपर रिलीज हुए थे इंटीरियर से, इस प्रोसेस को कहा गया था डी गैसिंग। याद रखिएगा कि इस प्रोसेस को डी गैसिंग कहा जाता है। तो अर्ली एटमॉस्फेयर जो हमारा था वो बहुत ही ज़्यादा थिन था। मतलब कि आज के टाइम पे तो आपको गैसेस की कॉम्पोजिशन पता होगी हमारे यहाँ पे। नाइट्रोजन ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ऑक्सीजन भी है यहाँ पे। लेकिन पहली सिर्फ नाइट्रोजन थी, CO2 थी, मीथेन थी, अमोनियम थी यहाँ पे, और ऑक्सीजन की बात करें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही कम कॉम्पोजिशन में देखने को मिलती थी। सो बाद में जब वॉल्केनिक इरप्शंस होना शुरू हुए थे, इन वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ क्या कि जो गैसेस और वेपर थे वो रिलीज होना शुरू हो चुके थे बहुत बड़ी तादाद में। सो ये गैसेस एंड वेपर्स जो रिलीज हुए, कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या करना शुरू किया, वेपर्स ने कंडेंस होना शुरू कर दिया था अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही। सो
ये तो सबको पता है। अब वेपर जब कंडेंस होते हैं तो आगे क्या होता है? तो जैसे ही वेपर ये कंडेंस हुए तो बारिश होना शुरू हो चुकी थी और जितने भी डिप्रेशंस अर्थ के अंदर बने हुए थे, वो पूरे पानी से भर चुके थे और यही डिप्रेशन आगे जाके बने हमारे ओशंस। और ओशंस की अगर हम बात करें, अब नाम आ ही गया तो अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स के अंदर-अंदर ही ओशंस बनना शुरू हो चुके थे। और जितनी भी हमारी अर्ली लाइफ थी, जो एग्ज़िस्ट करी थी 3800 मिलियन ईयर्स अगो, वो सिर्फ़ ओशंस तक ही लिमिटेड थी। इसका रीज़न क्या है? कि फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था, वो ओशन से शुरू हुआ और ऑक्सीजन जो थी, अच्छी खासी क्वांटिटी में ओशंस के अंदर थी। लेकिन कुछ 2000 साल मिलियन ईयर पहले जो ऑक्सीजन थी वो सैचुरेट होना शुरू हो चुकी थी ओशन से और उसने पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को ही फ्लड करना शुरू कर दिया था और अब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन भी बढ़ चुकी थी। तो ये थी कहानी हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। अब हम बात करें लाइफ की, हमने यहाँ पे बात करी थी कि लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई थी, तो उसको भी थोड़ा सा और एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं हम कि ये प्रोसेस कैसे रहा था। ओरिजिन ऑफ लाइफ का ये जो प्रोसेस था हमारा पूरा का पूरा, ये हुआ था सेम स्टेजेस के अंदर। अगर हम साइंटिस्ट्स की माने तो हमारे यहाँ पे जो ओरिजिन का प्रोसेस था, साइंटिस्ट कहते हैं ये शुरू हुआ था कुछ 2500 टू 3000 मिलियन ईयर्स अगो। ओरिजिन लाइफ का पहला देखने को मिला था क्योंकि इसी टाइम पीरियड के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो इवॉल्व होना शुरू हुआ था। और स्टार्टिंग के अंदर ये जो प्रोसेस था वो एक केमिकल रिएक्शन की तरह था। एक केमिकल रिएक्शन ऐसी जिसने स्टार्टिंग में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाए और बाद में उनको असेंबल कर दिया। असेंबल करते हुए इनके अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई थी कि जिसके द्वारा ये सब्सटेंस अपने आप को डुप्लीकेट भी कर सकते थे। ठीक है? तो उसके बाद अगर हम बात करें कि फॉसिल फ्यूल्स के अंदर अगर हम ओरिजिन की सही में बात करें, तो हमारे पास एविडेंसेस भी हैं कि हमारे पास 3000 मिलियन ईयर्स पुराने जो हैं ब्लू एल्गे के ज्योग्राफिकल एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के बेसिस पे हमने साइंटिस्ट ने जो है बिलीव किया कि कुछ 3800 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ का इवॉल्व होना शुरू हुई थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिवाइज करते रहें, हासिल करते रहें। जय हिंद, जय भारत।